Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I cracked IIT in 99 and I am BTech from IIT BHU. और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ नीट 2021 पेपर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसा कि हम सबको पता है कि इस बार जो नीट का पेपर हुआ था लास्ट संडे, दैट इज़ 12th ऑफ सितंबर को हुआ है. तो इस बार के नीट के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था एज़ कम्पेयर टू नीट 2020, पेपर का कट ऑफ क्या जाने वाला है, और फिज़िक्स का सिलेबस ब्रेकअप क्या था. आई मीन किस किस यूनिट का क्या क्या परसेंटेज वाइज वेटेज था, राइट. तो नीट 2021 में करीब करीब 16 से 17 लाख बच्चे इस सेशन में अपीयर हुए हैं. हम लोग शुरुआत करेंगे इस बार का जो नीट 2021 का पेपर था, इसमें थोड़ा सा उसने चेंज किया है. अभी तक के जितने भी नीट के पेपर्स हुआ करते थे उनमें 180 क्वेश्चंस आते थे, 45 ईच, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी. इस बार का जो पेपर रहा है उसमें 180 की जगह 200 क्वेश्चंस आए हैं. लेकिन 200 में से 200 हमें बनाने नहीं थे. हमें बनाने कितने थे? ओनली 180. ठीक है. तो इस बार का जो पेपर रहा है उसमें दोस्त 200 क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन आउट ऑफ 200 हमें अटेम्प्ट सिर्फ 180 मारने थे. क्लियर है? ऐसा है. पेपर में उसने दो सेक्शन बना दिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी. जैसे 50 क्वेश्चंस यहाँ पे चारों में कर दिए, 50 फॉर फिजिक्स, 50 फॉर केमिस्ट्री, 50 फॉर जूलॉजी, 50 फॉर बॉटनी, राइट. और हर एक पेपर में, जैसे मान ले फिज़िक्स की हम पेपर की बात करते हैं, तो फिज़िक्स में मान ले 50 क्वेश्चंस आए. आउट ऑफ दिस 50 क्वेश्चंस उसने इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस थे. कितने थे दोस्त? 35. सेक्शन बी में उसने 15 क्वेश्चन डाले. एनटीए ने दोस्त गेम इसी के साथ खेला है. इस बार जो बच्चे बहुत हल्ला मचाए ना, पेपर लेंदी था, पेपर ट्रिकी था, पेपर टफ था, क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, ऑप्शंस वर क्वाइट क्लोज. ठीक है. तो जो बच्चे लोग हल्ला मचाए ना, वो इसी के वजह से मचाए हैं. ठीक है. सेक्शन बी में दोस्त उसने गेम खेला. क्या शानदार गेम खेला. हाँ. ठीक है. देखो, सेक्शन बी में उसने 15 क्वेश्चन डाले, लेकिन उसने एक गेम खेल दिया कि 15 में से आपको कोई भी 10 पिक करने हैं. यहाँ पे जो 35 थे, आउट ऑफ 35 में से 35 कंपल्सरी थे, सारे के सारे बनाने थे. लेकिन यहाँ पे ओनली 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे. नो डाउट आप 15 में से 15 OMR में फिल कर सकते थे, लेकिन जो चेक होगा, जो एनटीए की स्ट्रैटेजी है, जो उनके नॉर्म्स हैं, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ही चेक करेंगे. ऐसा है. आप 15 में से 15 बना सकते हैं, लेकिन वो पहले 10 चेक करेंगे. ऐसा है. तो दोस्त कन्फ्यूज़न बच्चों को यहीं पे हुआ. देख क्या होता है दोस्त, जब जीवन में आपके पास चॉइस आ जाती है, राइट, तो आपके गोल जो है गड़बड़ा जाते हैं. आपका जो मोटिव है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. और यही इस बार बच्चों के साथ हुआ है. बच्चों ने यहीं पे गलती की है. भाई आप जीवन में ऑप्शन रख के चलोगे कि साहब आईआईटी में हो गया तो ठीक है, नहीं तो एनआईटी तो जिंदाबाद है, एनआईटी नहीं हुआ तो गवर्नमेंट कॉलेज जिंदाबाद है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं हुआ तो प्राइवेट तो बहुत सारे हैं रे. पेमेंट सीट पे चले जाएंगे. अगर आप ऑप्शन रखोगे तो फिर प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा. इट्स अ ट्रू फैक्ट.
लेकिन जब आप जीवन में ऑप्शन नहीं रखोगे कि यार आईआईटी मतलब आईआईटी, नीट मतलब नीट, एमबीबीएस करना है मतलब एमबीबीएस ही करना है, बीडीएस नहीं करना है, बीएचएमएस नहीं करना है, तो जब वो टारगेट लेके चलोगे, वो एम लेके चलोगे, तभी उस एम को आप अचीव कर पाओगे। ऐसा है। तो यही दोस्त यहां पे बच्चों के साथ हुआ है। एनटीए ने इस बार बच्चों की जो क्वेश्चन रीडिंग की जो एबिलिटी है, जो डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है, वो बहुत अच्छे से टेस्ट की है। बच्चा यहां पे फंस गया दोस्त, 15 में से कौन सा 10 पिक करें, फंस गई कहानी वहीं पे, डिसाइड ही नहीं कर पाए उतने टाइम में, टाइम हो गया। ये कहानी हुई है दोस्त। यहां पे एनटीए ने दोस्त तुम्हारे साथ गेम खेला है। तो जो बच्चे चिल्ला रहे हैं कि पेपर टफ आया, लेंदी आया, ये आया, वो आया, मैं मानता हूं थोड़ा सा ट्रिकी आया है, लेकिन इतना भी टफ नहीं आया। लेकिन कंफ्यूजन यहां पे क्या हुआ है, बच्चे लोग क्या है, स्टूडेंट्स जनरली रीडिंग एबिलिटी को सीरियसली नहीं लेते हैं कि यार क्वेश्चन है क्या है, मैं तो 2 सेकंड में पढ़ लूंगा, मेरे को तो 2 सेकंड में पता चल जाएगा बनेगा नहीं बनेगा। यहीं पे मात खा गए बच्चे। क्वेश्चन पढ़ने में उनको समय लगा। भाई आप ये देखें ना, 180 पढ़ने थे, इस बार आपको 200 पढ़ने हुए। पढ़ने तो सारे पढ़ेंगे ना भाई, बना जो मर्जी 180, तो पढ़ने में वो टाइम लगा, इसलिए तुम्हें लगा कि पेपर लेंदी है। ना 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 ना, उसने एनटीए ने आपको 20 क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने को दे दिए, इसलिए आपको पेपर लेंदी लगा, था नहीं। और यहां पे आपको डिसीजन लेने में समय लग गया कि यार मैं 15 में से कौन से 10 हिट करूं। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार सारे बच्चों को बोलता हूं कि आप क्वेश्चन रीडिंग की एबिलिटी पे भी थोड़ा फोकस करें। क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि यार ये मेरे से बनेगा। वहां पे डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है वो टेस्ट करेगा। इतना समय नहीं होता रे, 1 घंटे में आपको है ना 45 क्वेश्चंस हिट करने हैं, मतलब करने हैं, टाइम ही नहीं है। तो आपको इन सारी छोटी छोटी चीजों पे हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगा, है ना, उस पर भी आएंगे ख्याति। ठीक है, उस पर भी हम लोग आएंगे, है ना, जेई मेंस का भी एक है ना डिस्कशन सेशन में रखूंगा, टेंशन मत ले। ठीक है, राइट। तो ये अभी पूरा का पूरा मैंने वीडियो नीट के बच्चों के लिए बनाया है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, जेई के लिए भी हम लोग एक बहुत मस्त वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, टेंशन मत ले, है ना। तो मैं वही बता रहा हूं सारे बच्चों को कि आपकी जो क्वेश्चन की रीडिंग की एबिलिटी है उसको भी आप फोकस करें अच्छे से। डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है उसको भी आप डेवलप करें अच्छे से। और वो कैसे आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्त टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस से ही आएगी। मैं हमेशा सबको बोलता हूं आप घर पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मैं नहीं बोलता हूं कि 1 घंटे में आप 45 सवाल बनाएं। यू स्टार्ट फ्रॉम 20 क्वेश्चंस, 1 घंटे का अलार्म लगा, 20 क्वेश्चन बना, फिर धीरे धीरे नंबर बढ़ा, 20 बना, 25 बना, 30 बना, 35 बना, 40 बना, ऐसे ही तो बढ़ेगा। मैंने जो बच्चों से फीडबैक लिया है, कई सारे मैंने बच्चों से बात की है, उनका यही फीडबैक था कि साहब आते हुए सवाल हमसे छूट गए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसीजन टेकिंग एबिलिटी। तो ये आपको इस फील्ड में आपको वर्किंग करनी पड़ेगी दोस्त, है ना, अदरवाइज वही होगा जैसे बाकी बच्चों के साथ हुआ है कि सर पेपर तो आसान था, क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन समय कम पड़ गया रे, हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि 15 में से कौन से 10 हिट करने हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा अपने को दोस्त ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, ठीक है, जिसपे अपने को वर्किंग करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो भाई पेपर में है ना पैटर्न के चेंजेस का डिस्कशन हो गया। अब आते हैं पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे। अगर आप नीट 2021 के पेपर को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं विद द प्रीवियस पेपर नीट 2020, तो क्या क्या डिफरेंसेस आए, ठीक है, थोड़ा सा मैं तुम लोगों को ब्रीफ करता हूँ। नीट 2020 कौन सा मैच है, 2020 खेलेगा रे खेल चुके हो रे, अब तुम लोग तो खेलने वाले हो 2022 ठीक है। तो साहब कंपैरिजन ऐसा है कि नीट 2020 में दोस्त क्या हुआ था। अगर आप नीट 2020 की बात करते हो दोस्त, तो नीट 2020 में पता है क्या हुआ, 2020 में पेपर कई बार पोस्टपोन हुआ। पहले अनाउंसमेंट हुई कि साहब मई में होने वाला एग्जाम, फिर कोरोना ने कहर बरपाना शुरू किया, तो फिर पोस्टपोन होके बताया गया कि साहब जून में होगा, फिर बताया गया जून में नहीं होगा साहब, है ना, अगस्त में होगा, फिर फाइनली बताया गया कि साहब सितंबर में होगा, और सितंबर में हो गया।
तो बच्चों को काफी सारा टाइम मिल गया और बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन की और नीट का पेपर नो डाउट आसान आया, बच्चों को टाइम भी मिला और उन्होंने फोड़ दिया। तो ये हुआ था नीट 2020 के साथ। हाँ, नीट 2020 के साथ यही हुआ कि समय भी बहुत मिला। पेपर का जो पैटर्न था, पेपर में सिर्फ 180 क्वेश्चंस आए और थोड़ा सा रिलेटिवली आसान पेपर आया और समय बहुत मिला, बहुत ज्यादा बच्चों को समय मिल गया और बच्चों ने फोड़ दिया। कट ऑफ काफी हायर गया था, अच्छा खासा, मतलब कट ऑफ में अच्छा खासा जंप आया एज कंपेयर टू 19 एंड 20, करीब 20 से 25 मार्क्स का जंप आया, अच्छा खासा कट ऑफ गया क्योंकि समय बहुत मिल गया बच्चों को। बच्चे भरे पड़े थे बिल्कुल, है ना, बोर्ड एग्जाम्स निपट गए थे, अच्छा खासा टाइम, पेपर भी आसान, फोड़ दिया पेपर। बट नीट 2021 में अचानक से क्या हुआ, दो चीजें उसने चेंज कर दी। एक तो पैटर्न चेंज कर दिया, दूसरा लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया। आपको 180 की जगह, देखो यहां पे समय नहीं मिल पाया क्योंकि पहले से अनाउंस हो चुका था दोस्त, सितंबर में होगा और बच्चों को यार, बच्चे मतलब माइंड मेकअप कर चुके थे कि यार हाँ भाई सितंबर में होना मीन सितंबर में ही होना है ना, उसमें इफ एंड बट नहीं था। तो उनको पता था कि यार सितंबर में ही होगा, ठीक है, ऐसा है। और यहां पे उसने क्या किया, पेपर में थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे पेपर में वो उसने 180 की जगह 200 छाप दिए। तो 200 में से 200 आपको पढ़ने पड़े, बनाने भले ही 180 थे लेकिन पढ़ने तो दो सारे पढ़े, तो उसमें समय गया। और नो डाउट इसने जो गेम खेला वो सेक्शन बी के साथ गेम खेला। सेक्शन बी थोड़ा सा इट वाज स्लाइटली ऑन द हायर साइड, लेवल थोड़ा सा उसने बढ़ा दिया इसका। स्पेशली जो सेक्शन बी था, अभी बताऊंगा परसेंटेज वाइज ही बताऊंगा, डिफिकल्टी लेवल सेक्शन 1 सेक्शन 2, है ना, डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, टेंशन मत ले, है ना, डिटेल डिस्कशन, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये कहानी है। तो यहां पे उसने दोनों चीजें कर दी, एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए, नो डाउट इस बार टच एंड गो वाले क्वेश्चंस नहीं थे कि आपने टिक किया और भाग गए, वैसे क्वेश्चंस नहीं आए, क्वेश्चंस थोड़े से कैलकुलेटिव थे। तो जो बच्चे ब्लाइंड रट्टा मार के गए हैं, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के गए, सिर्फ नीट लेवल का पढ़ के गए, सारे निपट गए। हमारे यहां से मैंने जितने भी बच्चों से बात की है, उनका जो फीडबैक लिया है, सिर्फ वही बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं, मतलब फिजिक्स में 180 में से 150 से ऊपर फोड़ पाए हैं, जो एडवांस वाली बैच में आते थे या जिनकी प्रिपरेशन एडवांस लेवल की थी। जो सिर्फ नीट लेवल का पढ़ रहे थे, फॉर्मूला रट्टा मार के गए थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, मॉड्यूल अच्छे से नहीं बनाए, सीडीएस नहीं बनाए, सारे निपट गए। अभी तुम लोगों को पूरी फील कराऊंगा, एक एक मॉड्यूल में लेके आया हूं, एक एक सवाल बताऊंगा नीट का कि यार मैंने ये वर्कशीट में कराया, ये सवाल यार मैंने सीडीएस में कराया, ये मैंने टेस्ट पेपर में दिया, एक एक बताऊंगा। मैं 99 नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं 100% जो पेपर है वो मेरे मॉड्यूल से आया है। 99 नहीं बोलूंगा, 100% आया है। और जो बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं, है ना कि साहब पेपर बहुत टफ आया, पेपर ट्रिकी आया, पेपर लेंदी आया, कैलकुलेटिव आया, यार बना नहीं, आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या साल भर या 2 साल आपने ईमानदारी से मेहनत की है उस लेवल की? क्या आपने ईमानदारी से बताएं सारे के सारे मॉड्यूल्स अच्छे से बनाए हैं, प्रॉपरली एंड थॉरोली? क्या मैं ईमानदारी से बताओ जो भी टेस्ट रेगुलरली लेता हूं सारे के सारे टाइम पे दिए हैं? क्या सारे के सारे डाउट क्लासेस अटेंड किए हैं? सारे के सारे वर्कशीट के क्लासेस, वर्कशीट के जो सॉल्यूशंस हैं अच्छे से किए हैं? क्या सारे के सारे सीडीएस बनाए हैं? क्या सारे के सारे प्रैक्टिस लैब, चाहे वो बोर्ड लेवल का हो, जेई लेवल का हो, नीट लेवल का हो, एडवांस लेवल हो, सारे के सारे बनाए हैं? क्या आपकी क्लास में 100% अटेंडेंस रही है? अगर रही है तो आप बोल सकते हो, लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं की हैं तो दोस्त आपको बोलने को कोई हक नहीं है। आप ईमानदारी से मेहनत तो करें। सिलेक्शन की गारंटी दोस्त मैं ले रहा हूं, ऊपर वाला देख रहा है। अगर आप मेहनत करोगे आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगी। दिस इज माई कमिटमेंट, ऐसा है, क्लियर है? तो बोलते हैं ना भाई, एवरी विनर हैज अ कॉन्फिडेंस एंड एवरी लूजर हैज एन एक्सक्यूज। ठीक है, अब जिसका नहीं हुआ है वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा, भाई ये हो गया, वो हो गया। आप ध्रुव का एग्जाम्पल देखें ना, ऑल इंडिया रैंक उसने 1200 फोड़ी है, आई मीन 99.9 परसेंटाइल ओवर आया है। फिजिक्स में 100 परसेंटाइल फोड़ा है और 2 साल उसने ऑनलाइन पढ़ाई की है।
बहुत सारे बच्चे रोते हैं कि साहब ऑनलाइन चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार हम दिल्ली जाएंगे, हम भिलाई जाएंगे, हम कोटा जाएंगे, हम है ना विदेश जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो यार एक बात बताओ ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो यहाँ से भी सिलेक्ट हो ही रहे हैं, बाहर जाओगे वहाँ से भी सिलेक्शन हो रहे हैं। अब जिसको पढ़ना ही नहीं है तो उसके लिए क्या होगा? टीचर चेंज करने से, कोचिंग चेंज करने से, सिटी चेंज करने से, कंट्री चेंज करने से दोस्त कुछ नहीं होने वाला है। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। आप पढ़ना चाहेंगे तो कहीं से भी रिजल्ट आएगा, और नहीं पढ़ना चाहोगे तो कहीं से भी रिजल्ट नहीं आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जिन बच्चों का पेपर गड़बड़ हो गया है उनके लिए एक खुशखबरी है, ठीक है। बट तभी जब आपके अंदर ट्रमेंडस हार्डवर्क करने का पैशन हो, एक ट्रमेंडस डेडिकेशन हो, ट्रमेंडस जुनून हो, जोश हो, तो आपके लिए जो है ड्रॉपर बैच हम लोग शुरू करने वाले हैं कल से। तो नीट की और जेई की जो ड्रॉपर्स बैच है वो कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीटली ऑफलाइन मोड में। बट कंडीशन वही है, यू शुड हैव अ बर्निंग पैशन, एक प्रॉपर मोटिव होना चाहिए। मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू स्टडी। सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, एग्जाम फोड़ने के लिए पढ़ो कि यार एग्जाम की बैंड बजानी है। ऐसा है, सिलेक्शन तो बहुत सारे बच्चों का होता है, आपको शानदार रैंक लगानी है, राइट। तो अगर वो जोश है, वो हार्डवर्क करने का डिटर्मिनेशन है, पैशन है, ठीक है, तो तुम लोग फिर से ड्रॉप ले सकते हो और कल से हम लोग ड्रॉपर बैच शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा है। तो डिफ़िकल्टी लेवल की जो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे वो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा पढ़ने गए, और दूसरा यहाँ पे पेपर का नो डाउट थोड़ा सा लेवल उसने बढ़ा दिया, स्पेशली इन दिस पार्ट। तो अब हम लोग आते हैं कि इस बार का साहब कट ऑफ कितना रहने वाला है नीट में, ठीक है, जिसके बारे में मैक्सिमम जनता बहुत क्यूरियस है, राइट। तो कट ऑफ के बारे में मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये सिर्फ मेरा एक प्रेडिक्शन है। मैंने जितने बच्चों से बात की है, जितना बच्चों से मैंने फीडबैक लिया है, और जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो परसेप्शन है, उसके हिसाब से मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, राइट। प्रेडिक्शन मेरा गलत भी हो सकता है ना फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। मेरा जस्ट एक ये प्रेडिक्शन है, जस्ट एक है ना, एस्टिमेट है, आइडिया है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी तो लेट्स वेट फॉर द रियल रिजल्ट्स, राइट। तो पहले तुम लोगों को 2020 के कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। एक्चुअली छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में करीब करीब MBBS की जो सीट्स हैं वो ये हैं। हम लोग साहब चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं MBBS की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भाई करना है तो MBBS करना है, BDS थोड़ी करना है, BHMS थोड़ी करना है, करना है तो MBBS करना है, उसकी हम लोग चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो MBBS की जो 2 सीट्स हैं वो 1345 हैं। इसका जो स्प्लिट है वो ये है, इसमें 895 आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की है और रिमेनिंग 450 के आसपास प्राइवेट कॉलेजेस की है। इसकी हम लोग चर्चा नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होती है इट इज़ क्वाइट हाई एक्चुअली, है ना। जनरली मिडिल क्लास जो बच्चे हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर आप बात करें तो छत्तीसगढ़ में 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। कौन कौन से? रायपुर मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ एंड अंबिकापुर।
सबसे आखिरी आखिरी में यही फिल होता है, सबसे आखिरी आखिरी में एक्चुअली यही फिल होता है बेसिकली। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हो तो इसमें मेजर मेजर यहाँ पे छाप देता हूँ, मेजर मेजर 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। कौन कौन से? चंदूलाल, रेम्स एंड, ठीक है साहब, शंकरा। खैर इनकी हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे इन गवर्नमेंट कॉलेजेस पे, ठीक है। अगर 2020 के बारे में हम चर्चा करें तो साहब नीट 2020 का जो कट ऑफ गया था, मतलब जो लास्ट एमबीबीएस की सीट अलॉट हुई थी छत्तीसगढ़ के लिए थ्रू स्टेट कोटा, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट कोटा, नॉट ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। तो स्टेट कोटा के थ्रू लास्ट जो सीट अलॉट हुई थी एमबीबीएस की, वो साहब अलॉट हुई थी करीब करीब 550 नंबर पे। 551 वॉज द एग्जैक्ट फिगर, करीब करीब 550 नंबर पे, राइट। बट इसमें जो छत्तीसगढ़ का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है रायपुर में, अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए कट ऑफ थोड़ा सा हायर जाता है। रायपुर के लिए ये 550 एक्चुअली में रहता है अंबिकापुर का, जो सबसे लास्ट राइट ऑप्शन रहता है, लास्ट जो प्रियोरिटी रहती है। अगर हाँ रायपुर के लिए आपको फाइट मारना है, रायपुर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। रायपुर के लिए जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो 605 नंबर था, और ये मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर सेकेंड राउंड काउंसलिंग। उसके बाद वैसे एक मॉपअप राउंड भी होता है, अगर 1-2 सीट्स विकेंट रह जाती हैं, उसमें वैसे ज़्यादा फर्क नहीं आता है, हार्डली 2-3 नंबर का ही फर्क रहता है। अगर एक आध सीट विकेंट रहती है तो उसके लिए दे कंडक्ट अ मॉपअप राउंड एक्चुअली, ठीक है। ऐसा है। तो ये रिजल्ट दोस्त मैं बता रहा हूँ आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ऐसा है, क्लियर है ये कहानी। हाँ अगर आपको रायपुर एम्स में पढ़ना है तो एम्स में मार्क्स वो काउंट नहीं करता है, एम्स में वो परसेंटाइल देखते हैं और आपकी रैंक देखते हैं एक्चुअली। आपकी ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए करीब 1000-1200 के बीच में, या अगर मार्क्स वाइज आप देखें तो कम से कम 650 ऊपर फोड़ना पड़ेगा, तब आपको एम्स रायपुर में एंट्री मिलेगी। ऐसा है ये कहानी है। ये कहानी हमने डिस्कस की है थ्रू छत्तीसगढ़ कोटा। अगर आपके पास छत्तीसगढ़ डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है, आप अगर छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट हो, तो ये किसके लिए है? फॉर डोमिसाइल कैंडिडेट। जैसे जो लोग छत्तीसगढ़ निवासी हैं, जैसे मैं बाहर से हूं, मान लो यूपी से हूं, तो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। मुझे अगर रायपुर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मुझे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। एक्चुअली जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें कुछ रिजर्वेशंस रहते हैं। 15% जो कोटा है वो ऑल इंडिया कोटा है, और बाकी जो 85% कोटा है वो स्टेट कोटा है। उसमें सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट्स को ही एंट्री मिलती है, तो उसके लिए नो डाउट थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ जाता है। लास्ट ईयर एमबीबीएस की जो सीट अलॉट हुई थी राइट फॉर ऑल इंडिया कोटा, तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी, लास्ट एमबीबीएस अलॉट हुई थी, ये पूरा है ना लास्ट ईयर का फिगर बता रहा हूँ, एंड दैट टू आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। फर्स्ट राउंड में नो डाउट, फर्स्ट राउंड के बाद थोड़ा सा फर्स्ट राउंड में कट ऑफ थोड़ा सा हायर जाता है, 10 से 15 नंबर का डिफरेंस रहता है। सेकेंड राउंड में गिरते गिरते थोड़ा सा नीचे आ जाता है। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होती है उसमें नो डाउट कट ऑफ थोड़ा सा हायर आ जाता है। ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो उसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपको रायपुर में एडमिशन लेना है ना, तो जो लास्ट एमबीबीएस सीट है जो अंबिकापुर में एडमिशन हुआ है थ्रू ऑल इंडिया कोटा, वो गया है करीब करीब 613 नंबर पे। तो अगर कोई बाहर का स्टूडेंट, अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है, वो छत्तीसगढ़ में पढ़ना चाहता तो उसको मिनिमम 613 नंबर स्कोर करने पड़ेंगे।
जो भी एमबीबीएस की किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीट्स हैं उसमें से 15% जो कोटा रहता है ऑल इंडिया कोटा रहता है, राइट। बाकी स्टेट्स के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो 85% कोटा रहता है वो एक्चुअली में स्टेट कोटा रहता है, ऐसा है, ये पिक्चर है। तो ये दोस्त कहानी हो गई लास्ट ईयर के कट ऑफ की। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा इस बार के कट ऑफ की। इस बार जैसा कि हम सबको पता है थोड़ा सा पेपर लेंदी था, थोड़ा सा क्वेश्चंस टिक एंड गो वाले नहीं थे, स्लाइटली ट्रिकी थे, थोड़ा सा लेंदी थे, ऑप्शंस वर क्वाइट क्लोज, ठीक है। स्पेशली सेक्शन 2 का जो सेक्शन बी वाला जो पार्ट था थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, ऐसा है। तो इस बार आप मान के चलें पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार का जो कट ऑफ है 20 से 25 नंबर कम रहने वाला है। पिछले बार क्या था, बच्चों को काफी समय मिला था, बच्चों ने भिड़ के प्रिपरेशन की थी, राइट। और पेपर भी आसान आया था तो नीट फोड़ के आए थे। इस बार कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। इस बार का जो सिनेरियो है, मेरा जो प्रेडिक्शन है, मेरी अपनी जो कैलकुलेशन है, 20 से 25 नंबर कम रहने वाला है कट ऑफ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। मतलब अगर आप लास्ट ईयर बात करते हैं, जो एमबीबीएस की लास्ट सीट अलॉट हुई थी छत्तीसगढ़ में, वो 550 नंबर पे अलॉट हुई थी, तो इससे 20 नंबर आप कम लगा लें। तो इस बार का जो नीट का नीट 2021 का जो कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है, वो करीब करीब इसमें 4-5 नंबर ऊपर या नीचे रह सकता है, बट मोर और लेस उतना ही रहने वाला है, ऐसा है। 530 नंबर रहना है। तो अगर आपने 530 प्लस स्कोर किया है तो आप सेफर जोन में हैं, राइट। आपकी एक एमबीबीएस की जो सीट है दोस्त पक्की हो चुकी है। ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है, जैसा मैंने बच्चों से बात की, उनसे फीडबैक लिया है, ऐसा है। बाकी अगर आपको रायपुर मेडिकल कॉलेज में लेना है तो लास्ट ईयर रायपुर का जो कट ऑफ गया था 605 गया था, इसमें आप 20 नंबर माइनस करा दें तो करीब करीब अगर आपको रायपुर में दोस्त पढ़ना है तो रायपुर के लिए करीब करीब आप मान के चलें 585 नंबर आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे अगर आपको रायपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है। एम्स रायपुर में पढ़ना है तो करीब करीब 650 नंबर फोड़ने पड़ेंगे, ऐसा है, ये कहानी है। और वही कहानी फॉर ऑल इंडिया कोटा। ये कहानी एक्चुअली थ्रू स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा की अगर आप बात करें तो जैसे ऑल इंडिया कोटा लास्ट ईयर लास्ट जो एमबीबीएस सीट अलॉट हुई थी वो 613 नंबर पे अलॉट हुई थी। इस बार जो अलॉट होने वाली है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप बात करें तो उसमें से करीब करीब 20 नंबर आप हटा लें तो करीब करीब 595 के आसपास मान के चलें, 595 होने चाहिए अगर आप अदर स्टेट को बिलोंग करते हो और छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हो। क्लियर है। फिजिक्स का जो पेपर रहा उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा वो थोड़ा सा तुम लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। तो साहब अगर फिजिक्स में सेक्शन ए की हम बात करेंगे तो करीब करीब सेक्शन ए में करीब करीब 30% जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे, सारे बच्चों के बन गए थे। 60% क्वेश्चंस मीडियम थे, जो बच्चे ठीक ठाक लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे थे उनसे बने। 10% डिफिकल्ट थे। आप फॉर्मूला दोस्त रट्टा मार के जा रहे हो तो ये तो आपका 90% आ गया। व्हाट अबाउट दिस? ये दोस्त तभी बनेगा जब आप एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। इसलिए मैं बार बार इस चीज को फोकस कर रहा हूं, आप अच्छा लेवल की प्रिपरेशन करें, अदरवाइज सब कहानी निपट जाएगी। ये कहानी सेक्शन ए की। अब देखो मोस्ट अमेजिंग सेक्शन बी। इसी पे उसने एनटीए ने पूरा गेम सेट जो किया है वो इसी पे किया है, सेक्शन बी पे।
सेक्शन बी पे उसने जो गेम अपना पूरा सेट किया है, बड़ा प्लानिंग के साथ किया है ना। तो देखो क्या किया है सेक्शन बी में। करीब करीब 30% क्वेश्चंस इसमें इजी थे, करीब करीब 30% क्वेश्चंस मीडियम लेवल के थे, और लुक एट दिस परसेंटेज, 40% क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। 40% यहां पे, 10% यहां पे। आई मीन तो ये अगर क्वेश्चंस आपको हिट करने हैं तो आपको दोस्त एडवांस लेवल पे जाना ही जाना पड़ेगा। आप सिर्फ ब्लाइंड फॉर्मूला रट्टा मार के नीट में अच्छा स्कोर, अच्छी रैंक नहीं ला सकते हो। सिलेक्शन जरूर हो जाएगा लेकिन अच्छी रैंक नहीं आएगी। अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, मनपसंद कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, एम्स दिल्ली में पढ़ना चाहते हो, एम्स रायपुर में पढ़ना चाहते हो, है ना। दिल्ली में कई सारे कॉलेजेस हैं, है ना। जो टॉप के जो 4-5 कॉलेजेस हैं वो तो सारे दिल्ली में ही हैं। वहाँ के अच्छे कॉलेज से अगर आप MBBS करना चाहते हो तो दोस्त आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हम लोग मूव करते हैं फिजिक्स के डिस्कशन के बारे में। फिजिक्स का पूरा जो पेपर आया था उसका सिलेबस ब्रेकअप क्या था, उसमें परसेंटेज वाइज डिफरेंट यूनिट्स का क्या क्या वेटेज था। आओ अगर हम दोस्त चर्चा करते हैं फिजिक्स के पेपर की, तो फिजिक्स में दोस्त मोटा मोटा जो हिसाब किताब है वो ये है कि करीब करीब 40% जो पेपर था नीट का वो 11 के सिलेबस पर बेस था, और करीब करीब 60% का जो पेपर था वो 12 के सिलेबस पर बेस था, है ना। इसका जो स्प्लिट है वो दोस्त ये है, 60% जो क्वेश्चंस हैं वो 12th के बेसिस पे पूछे गए, 40% जो क्वेश्चंस हैं दे आर आस्क्ड फ्रॉम 11 सिलेबस। बट ध्यान रखें ये जो रेशियो है कोई फिक्स नहीं है दोस्त। एनटीए कीप्स ऑन चेंजिंग एक्चुअली, वो अपना पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं। समटाइम्स दिस इज 40, दिस इज 60, समटाइम्स 45 55, या ये 45 55, या समटाइम्स मोर और लेस 50-50 ही रहता है। 50% 11 का पोर्शन, 50% 12 का पोर्शन, ऐसा है। बट पिछले 2-3 साल का मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, 11 का वो वेटेज थोड़ा सा कम रख रहा है, 12th का थोड़ा सा बढ़ा रहा है। पिछले कुछ साल का पैटर्न मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि 12th का 55 रख रहा है, 11 का 45 रख रहा है, या 60-40 इस तरह का रख रहा है। बाकी मोर और लेस आप मान के चलें 50% क्वेश्चंस फ्रॉम 11 पोर्शन, 50% जो क्वेश्चंस हैं वो 12th पोर्शन से, ऐसा है। क्लियर है। अगर हम इसमें फिजिक्स के ही बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर आप सेक्शन ए की बात करें, अच्छा ध्यान रखें मार्किंग स्कीम सब में कॉमन थी, चाहे सेक्शन ए हो सेक्शन बी हो। +4 फॉर एवरी राइट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, एंड नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, एज यूजुअल, ठीक है, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं, ऐसा है। ठीक है, इसमें 35 क्वेश्चंस पूछे थे और 35 में से 35 आपको बनाने थे। ठीक है, अब 35 का स्प्लिट सुन, ध्यान से सुना एक एक बात, है ना। 35 का जो स्प्लिट रहा वो 12 और 23 रहा। इसमें 12 क्वेश्चंस पूछे गए 11 के सिलेबस से, और करीब करीब 23 क्वेश्चंस पूछे गए फ्रॉम 12th सिलेबस। और 12 का भी जो दो स्प्लिट है, क्या मजेदार स्प्लिट है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। 12 क्वेश्चंस में से 11 में से जो उसने 12 सवाल पूछे, 12 में से 8 सवाल, क्या बोला मैंने, 8 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस मैकेनिक्स, जिसपे मैं बार बार स्ट्रेस देता हूं। 12 में से 8 दो सिर्फ मैकेनिक्स के, 2 सवाल हीट के उसने पूछे, हीट एंड थर्मो के, और 2 सवाल दोस्त उसने वेव्स के पूछे। ये कहानी है, ये स्प्लिट है। अच्छा 23 का जो स्प्लिट है वो बड़ा मजेदार है दोस्त। 23 का भी आप स्प्लिट सुने। ये जो 23 क्वेश्चंस उसने पूछे, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो पोर्शन है, इससे करीब करीब 13 क्वेश्चंस पूछे उसने। कितने पूछे? 13 क्वेश्चंस।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब मैं बोलता हूं तो उसमें तो सब कुछ आ जाता है। जैसे अभी तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म होने वाला है ना, जो फर्स्ट फेज ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स होने वाला, उसका जो सिलेबस है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें सब कुछ आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो ये सारा आ जाता है, इसको कंबाइंड हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इस पोर्शन से लुक एट दिस, 13 सवाल पूछे गए। इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स से दोस्त करीब करीब 7 सवाल पूछे गए, और ऑप्टिक्स से करीब करीब 3 सवाल पूछे गए। तो काउंट कर ले, 7 + 3 10 + 13, यस जस्टिफाइड 23 है ना। ये एक्चुअली स्प्लिट था, पेपर का स्प्लिट था सेक्शन ए में। पहले इतना छाप लें, फिर सेक्शन बी की चर्चा करते हैं। अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस पूछे गए, और दोस्त 15 का जो स्प्लिट है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 15 में से 6 क्वेश्चंस पूछे गए 11 से, और रिमेनिंग 9 पूछे गए 12 से। एंड यू विल बी अगेन सरप्राइज टू नो 6 में से 6 फ्रॉम मैकेनिक्स। छक्का मारा, बाउंड्री पार, खटाक, समझ रहा ना। 6 में से 6 मैकेनिक्स। इसलिए दोस्त मैं बार बार बोलता हूं, I keep on repeating this. I keep on repeating this. I repeat. In order to have a very, very, very good command in physics, your mechanics must be very, very, very strong. I mean, see this weightage. I mean, section A में 12 में से 8 सवाल, सेक्शन B में से 6 में से 6 सवाल। हो क्या गया है नीट को? This is the reason. And therefore, mechanics is said to be the heart of physics. और ये सिर्फ इस साल का दोस्त ट्रेंड नहीं है, हर साल 30 to 35% of the NEET paper consists of mechanics, directly or indirectly. तुम लोग 12th वाले हो, सब कुछ 11th में अगर नहीं रिवाइज कर सकते हो दोस्त, मैकेनिक्स में बढ़ जाओ, नैया पार लगा देगा तुम्हारे सामने है। रीजन तुम्हारे सामने, क्यों मैं बार बार मैकेनिक्स पे फोकस करता हूं। अब देखते हैं ये जो 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे 12 सिलेबस से, इनका स्प्लिट क्या है दोस्त। तो इनका ये है कि साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 7 क्वेश्चन, इसका भी खतरनाक वेटेज है। मैकेनिक्स के बाद दूसरा नंबर इसी का है रे। 12th का यही मैकेनिक्स है रे। जैसे 11th में मैकेनिक्स वैसे ही 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 9 में से 7, आई मीन क्या ह्यूज वेटेज है। 23 में से 13 सवाल सेक्शन ए, आई मीन कितना ह्यूज वेटेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप यही दोनों पोर्शन कर लो तो नैया पार। लेकिन करो तो ऐसा करो कि यार एक भी सवाल आए तो बचना नहीं चाहिए दोस्त, तो उस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब पढ़ तो हमने सब कुछ लिया, आता कुछ नहीं है, बनता कुछ नहीं ना। जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें, उस टॉपिक से, उस कंसेप्ट से, उस चैप्टर से, उस यूनिट से एक भी सवाल बचना नहीं चाहिए। हर प्रोफाइल के सवाल बना डाल, हिला दे, आग लगा दे। ठीक है, डोंट टेक इट लिटरली, ठीक है, मतलब भावनाओं को समझे दोस्त, है ना। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन दोस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स निपटा दिया। एक सवाल ऑप्टिक्स, एक सवाल। तो आप अगर डिटेल में एनालिसिस करें इस पूरे पेपर की, मैं पूरा पेपर में घुसा हूं अच्छे से, ठीक है, पिछले 2-3 दिन इसी में रिसर्च कर रहा था, है ना। पिछले 3-4 साल का पूरा ट्रेंड मैंने स्टडी किया, तब तुम्हारे सामने आया हूं, ठीक है। पूरा होमवर्क करके, है ना, ऐसा है। तो अगर आप सिर्फ मैकेनिक्स और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही कर ले तो आपकी दोस्त नैया पार हो जाती है। कितना खतरनाक वेटेज है। मतलब आप देखें कि 11th में दोस्त, 11th में अगर मोटा मोटी देखा जाए
11th में अगर ध्यान से देखा जाए तो 18 क्वेश्चन वहां पे, राइट, बारह क्वेश्चन सेक्शन ए के और 6 क्वेश्चन सेक्शन बी के, मतलब 18 क्वेश्चन, और 18 में से 14 सिर्फ और सिर्फ कहां से? मैकेनिक्स से। भाई 12 आए 11th के कहां पे? सेक्शन ए में, और 6 क्वेश्चन 11th के आए सेक्शन बी में। 12 और 6 18, 18 में से 14 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स के। क्या खतरनाक वेटेज है रे। मतलब 11th के पूरे सिलेबस से 18 पूछा और 18 में से 14 सिर्फ मैकेनिक्स के। हीट के सिर्फ 2, वेव्स के सिर्फ 2, दैट्स इट। फ्लूइड इलास्टिसिटी पूरा गायब कर दिया इस बार। तो वो हर साल थोड़े थोड़े आपको चेंजेस दोस्त देखने को मिलते हैं, ऐसा है, राइट। कुछ ना कुछ जो है चेंजेस आपको हर साल देखने को मिलते ही मिलते हैं, ऐसा है। तो ये कहानी है। पूरा जो पेपर है नीट का 2021 का, इसका अगर परसेंटेज वाइज यूनिट्स का अगर आप सिलेबस ब्रेकअप देखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। नीट का पूरा जो अपना दोस्त पेपर है उसमें अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, तो करीब करीब 28% के आसपास पेपर सिर्फ मैकेनिक्स से आया है। करीब करीब 30% जो पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आया है। इसका स्लाइटली परसेंटेज इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इस बार 11th का वेटेज थोड़ा सा उसने कम कर दिया, 12th का बढ़ा दिया है 30 नॉट 60, क्योंकि 60% जो पेपर है वो 12th का आया, तो ऑब्वियस ही बात इसका वेटेज बढ़ गया। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है कि मैकेनिक्स से कोई एक्सीड कर जाए, ऐसा होता नहीं है। इस बार क्या है, उसने 11th थोड़ा सा कम डाला है। और सोच 11th के 18 में से 14 क्वेश्चन यही छाप रहा है। और सोच अगर इसका 60 होता, इसका 40 होता तो क्या खतरनाक कमाल होता है। हर साल का दोस्त ट्रेंड है। आप मान के चलें ऑन एन एवरेज 30 to 35% पेपर आपका सिर्फ मैकेनिक्स से आता है। ये मैं प्योर मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं। आप सोचें कि मान लो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल है तो उसमें भी तो दोस्त मैकेनिक्स घुसा सकता है, काइनेमेटिक्स डाल सकता है। कैपेसिटेंस का सवाल है उसमें भी तो काइनेमेटिक्स डाल सकता है। मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है उसमें भी तो मैकेनिक्स घुसा सकता है। ऑप्टिक्स है उसमें भी घुसा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें भी घुमा सकता है। ऐसे अगर देख लिया जाए तो 40-45% मैकेनिक्स का वेटेज हो जाता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं भाई, आप इस चीज को समझें। तुम लोग 12th वाले हो, सब कुछ नहीं कर सकते हो, तो कम से कम आप जो है मैकेनिक्स अच्छे से करके जाएं, कम से कम। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स से करीब करीब 18% पेपर आया है। अगर आप दोस्त बात करें हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की, करीब करीब 10% आया है। अगर आप बात करें ऑप्टिक्स की, करीब करीब 10% आया है। और अगर आप बात करें वेव्स एंड फ्लूइड्स की, वैसे फ्लूइड का प्योर तो एक सवाल नहीं आया, लेकिन हाँ विस्कोसिटी का जरूर एक छोटा सा एप्लीकेशन आया है ना। फ्लूइड से एक कह सकते हो छोटा सा सवाल आया बेस्ड ऑन विस्कोसिटी, ठीक है, ऐसा है। तो वेव्स और फ्लूइड की अगर आप बात करें मोर और लेस करीब करीब 5%। तो ये एक्चुअली में परसेंटेज वाइज पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस ब्रेकअप है। इसमें आप ध्यान से देखें, ये 3 दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिन पे अपने को ज़्यादा स्पेशल फोकस देना है। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स। इन्हीं 3 को अगर आप जोड़ लेते हैं करीब करीब 30, 60 और 20, 80% तो यहीं से आ रहा है दोस्त। करीब करीब ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो स्टैटिस्टिक्स मैं तुम लोगों को शेयर कर रहा हूँ इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई सवाल हो उसमें मैकेनिक्स घुसा दिया हो। मैकेनिक्स मतलब मैं बात कर रहा हूँ प्योर मैकेनिक्स की,
लेकिन ऑप्टिक्स का जो सवाल आया उसमें भी तो मैकेनिक्स डाल सकता है, हीट का जो सवाल है उसमें भी तो मैकेनिक्स घुसा सकता है। हम लोगों ने ऐसे कई सारे सवाल किए हैं। एक पिस्टन है, कंटेनर है, गैस है, पिस्टन है, स्प्रिंग लगा दिया है, बताओ वर्क डन क्या है, तो उसमें भी तो मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट है। फ्लूइड का कोई सवाल आया तो उसमें भी फोर्सेस बैलेंस करने पड़ते हैं टर्मिनोलॉजी निकालने के लिए, तो वो भी तो मैकेनिक्स ही है। तो अगर देख लिया जाए तो 40 से 45% दोस्त पेपर जो है सिर्फ अकेला मैकेनिक्स का है। तो दोस्त इतना ही अगर आप कर लेते हो तो आप 80% आप जो है 180 का 80% निकाल लो, यू आर थ्रू। आप आसानी से कट ऑफ क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना छापें फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं नीट 2021 पेपर के डिस्कशन पे। मैं पूरा पेपर यहाँ पे डिस्कस करने नहीं आया हूँ, वो तो मैंने सॉल्यूशन तुम्हें दे दिए हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तुम लोगों को यहाँ पे आज मैं सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए आया हूँ, रियलाइज कराने के लिए आया हूँ कि इस पेपर का एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो हम लोग क्लास की वर्कशीट में ना किए हों, CDS के थ्रू ना किए हों, प्रैक्टिस लैब फॉर बोर्ड्स ना किए हों, प्रैक्टिस लैब फॉर JEE नीट एडवांस या फिर टेस्ट पेपर के थ्रू ना किए हों। एक एक सवाल मैं विजुअलाइज करूंगा कि यार ये सवाल हमने वहां पे किया था, यार ये सवाल वहां पे किया था। मैं 99% नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 100% जो पेपर है वो एज इट इज आया है, या तो सिमिलर सवाल या सेम सवाल। ये जो मॉड्यूल्स हैं तुम्हारे, सारे जो सवाल हैं इन्हीं मॉड्यूल से बने हैं। या तो सारे के सारे सिमिलर सवाल हैं या बहुत सारे सेम सवाल हैं। ठीक है, जैसे सवाल नंबर 1 तुम लोग देख पा रहे हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सोचो करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा टॉपिक है, उससे 3 सवाल, 12 नंबर, ह्यूज वेटेज। करंट इलेक्ट्रिसिटी, और कितने आसान आसान से सवाल मैं तुम लोगों को फील करा रहा हूं। जो बच्चे मार्केट में जाके चिल्ला रहे हैं कि साहब पेपर टफ आया है, पेपर लेंदी आया, पेपर डिफिकल्ट आया, आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या ये पेपर टफ है? ऐसा क्या इसमें आया जो हम लोग नहीं पढ़े हैं साल भर? सब कुछ वो आया है। मैं मानता हूं तुम लोगों ने लास्ट मंथ प्रिपरेशन बहुत जोरदार की है, लेकिन जितनी इंटेंसिटी से आपने आखिरी मंथ में प्रिपरेशन की है, अगर उसी इंटेंसिटी से साल भर करते, उसी मोटिव से, उसी बर्निंग पैशन से, उसी एंथू से, उसी जोश से करते, ट्रमेंडस हार्डवर्क से करते, तो आपका रिजल्ट क्या डिफरेंट हो सकता था? ये ईमानदारी से आप अपने दिल से पूछें। यू बेटर नॉक योरसेल्फ, है ना? तो पहले सवाल में देख पा रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सर फॉर्मूला बेस्ड है, कौन बोल सकता है ये पेपर टफ है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। सर फॉर्मूला घुमा, ये देख, एवरीवन सी दिस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं? VD बराबर टाउ ई। अब बताओ इसमें क्या टफ है? सिर्फ ऑप्शन ही तो मैच करना है, A इससे मैच कर रहा है, B इससे मैच कर रहा है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सप्रेस कर रहा है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी? E बराबर सिग्मा, J बराबर सिग्मा E। अब रेजिस्टिविटी निकालना है तो सिग्मा को चिपका दे 1/ρ, J बराबर 1/ρ। तो यहां से रेजिस्टिविटी क्या है निकल आई, ये ले E/J। अब इसमें क्या टफ है रे? यार रिलैक्सेशन टाइम पूछ रहा है तो उसके लिए रेजिस्टिविटी घुमा दे। क्या रेजिस्टिविटी हम लोग पढ़े हैं? M/N² टाउ। ये सुनो, टाउ निकल आया, M/N² इंटू रेजिस्टिविटी। ये ले, क्या टफ है इसमें? या मान ले पूछ रहा है करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला घुमा दे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में, VD बराबर I/ANE। तो I/A क्या करंट डेंसिटी होता है, तो J आ जाएगा VD इंटू N इंटू E। इसमें क्या टफ है? स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं दोस्त। क्या ये सारे फॉर्मूले हम लोग क्लास में किए हैं? ऐसा कुछ भी दोस्त पेपर में नहीं आया जो हम लोग क्लास में नहीं किए हैं। सवाल नंबर 2 पढ़, एक एक चीज फील कराऊंगा, हम लोग सब कुछ किए हैं। सवाल नंबर 2 पढ़, पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या हम लोग इसको कैपेसिटेंस में अच्छे से पढ़े हैं? जहां पे तुम लोगों को डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स वगैरह पढ़ाया है,
पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये सुनो, आवाज नहीं आई, हाँ ना तो बोलो भाई, समझ पा रहे तुम लोग। तो वहां पे मैंने बताया पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पोल्स होते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग, नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग, जिनका कुछ ना कुछ फाइनाइट डेफिनेट नॉन जीरो परमानेंट इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट होता है, उनको हम बोलते हैं क्या, पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स कोइंसाइड कर जाते हैं। तो क्या ये सवाल हम लोग क्लास में बनाए हैं, थ्योरी में ही पढ़े हैं, एज इट इज सवाल आया है। अब बताओ क्या टफ है इसमें। अच्छा, सवाल नंबर 3 पढ़, आसान सा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ऐसा सवाल हमने कहां पे किया है मैं बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। हवाई बातें नहीं, पूरा मॉड्यूल में लेके आया हूं, पूरा होमवर्क करके आया हूं। ये सवाल हमने कहां पे किया है, किस वर्कशीट में किया है, किस सीडीएस में किया है, पूरा बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। मॉड्यूल लेके आया हूं मैं, दिखा रहा हूं, है ना। हीट एंड थर्मो का मॉड्यूल लास्ट ईयर जो तुम लोगों को मिला था, ठीक है। अब देख कहां पे ये सवाल मैंने किया है, कहां पे तुम लोगों को सवाल कराया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वर्कशीट पहुंचे, पेज नंबर बताऊंगा, तुम लोग घर में बैठे हो, मॉड्यूल निकालो, चेक करो मैं सही बोल रहा हूं या ऐसा है, चेक कर जरा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पेज नंबर 73, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सवाल नंबर 3 पढ़ ले। सेम सवाल आया है, सेम सवाल आया है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गिवन है, 50 से 40 जा रहा है 5 मिनट में, राइट। तो बता 5 मिनट के बाद टेम्परेचर क्या, बिल्कुल सेम सवाल है। सवाल नंबर 3 पढ़, ठीक है। हवाई बातें नहीं, मैं पूरा दिखा रहा हूं कि ये वो सवाल है जैसा एग्जैक्ट सवाल आया है, बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है। अभी सुनो तो सही, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। सिर्फ तुम लोगों को रियलाइज करा रहा हूं दोस्त, सिर्फ रियलाइज करा रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नया नहीं आया इस पेपर में। 99 नहीं बोल रहा हूं, 100% पेपर हमारे मॉड्यूल से आया है। ठीक है। सवाल नंबर 4 देखें, क्या ऐसा सवाल हम लोग एक टेस्ट पेपर में बना चुके हैं? ऐसा ही एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल हम लोग टेस्ट पेपर में बना चुके हैं। कौन सा सवाल है मैं दिखा रहा हूं, हवाई बातें नहीं। ये कैपेसिटेंस का पेपर है और मैं ये देखो ये दिखा रहा हूं, ये वो पेपर है और क्वेश्चन नंबर 14 है। सब लोगों को अगर ना दिख रहा हो तो देखें, ये देखो ये कैपेसिटेंस का पेपर है, मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूं। कैपेसिटेंस का अभी कुछ दिन पहले जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 14 है, एक बार देख लें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये बिल्कुल सिमिलर सवाल है, ये वैसा ही सवाल है जैसा हम लोग टेस्ट पेपर में बना चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है, वैसा ही डिट्टो सवाल है। तो इस सवाल में दे रखा है उसने कि 2 कंडक्टर्स हैं, उनको उसने कनेक्ट कर दिया है बाय वायर, तो कनेक्ट कर दोगे पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, और पोटेंशियल बराबर कराना है, चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो पोटेंशियल बराबर तो 1/4πε0 Q1/R1 1/4πε0 Q2/R2, Q1/Q2 का रेशियो आ जाएगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल आएगी। तो सिग्मा 1 हो जाएगा Q1/4πR1², सिग्मा 2 हो जाएगा Q2/4πR2²। Q1 Q2 का रेशियो पता है, यहाँ पे चिपका दे, सिग्मा का रेशियो निकल आएगा। ऐसा सवाल हम लोग क्लास में कर चुके हैं, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी सवाल तो एक लाइन के रहे, कुछ नहीं है, सवाल एक लाइन के हैं। इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, दोनों का पोटेंशियल बराबर कराना है, 1/4πε0 Q1/R1, क्योंकि दोनों को ज्वाइन करा दिया तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि फाइनली दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। तो यहां से Q1/Q2 आ जाएगा। लेकिन तुम्हें दोस्त सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालना है। सरफेस चार्ज कंडक्टर में चार्ज क्या होता है, उसके सरफेस पे लाई करता है, तो सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्या होगा Q1/4πR1², ये क्या होगा Q2/4πR2²। Q1/Q2 यहां से चिपका दे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 का रेशियो निकल आएगा। ऐसा ही डिट्टो सवाल हम लोग क्लास में टेस्ट पेपर में बनाए हैं, समझ में आ रहा है। सवाल नंबर 5 देखें, SHM का सवाल है और हमारे क्लास के वर्कशीट का सवाल है, मैं दिखाऊंगा, हवाई बातें नहीं, क्लास की वर्कशीट का कराया हुआ सवाल है। मैंने स्पेशली बोला था कि यार ये सवाल इस बार आ सकता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पे भी पड़ी है, मैं दिखाऊंगा। ड्रॉपर्स बैच में मैंने ये बोला भी है कि यार ये सवाल है, लेकिन इस टाइप का सवाल इस बार नीट के एग्जाम में आ भी सकता है।
और क्या पता उस टाइम पे सरस्वती जी जो है विराजमान थी। ठीक है, तो वही सवाल आया, एग्जैक्ट वही सवाल आया है। उस टाइम मैंने बोला भी था, ड्रॉपर्स बैच में बोला था। फिर से सेम मॉड्यूल निकालना है, क्योंकि हीट एंड थर्मो एंड एसएचएम, ठीक है, एक ही मॉड्यूल में है। ठीक है, मैं बताऊंगा कहां पे ये सवाल है, हवा हवाई बातें नहीं, कहां पे सवाल है। वर्कशीट में बना चुके हैं, क्लास में ही बनाया है, मैंने बताया भी है। कहां पे बताया है, सुन। देख रहा हूं। ठीक है, पेज नंबर 15, तुम लोग घर में बैठे हो, मॉड्यूल निकालो एसएचएम का। पेज नंबर 15, एनर्जी इन एसएचएम, सवाल नंबर 5। पढ़ सवाल, पढ़, डिट्टो वही है सवाल, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो। particle is executing SHM with frequency f, frequency at which kinetic energy oscillates या potential energy oscillates, it is 2f। क्या हम लोग ये सवाल क्लास में बना चुके हैं? मैंने उस टाइम बताया भी था यार, ये सवाल इस बार आ सकता है, और आ गया। अगर पार्टिकल f की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 2f से वाइब्रेट करती है, पोटेंशियल एनर्जी 2f से करती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, उसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ये हमने नोट्स में लिखा हुआ है। अब बनाए हुए सवाल अगर तुम्हें टफ लग रहे हैं तो फिर भाई भगवान ही मालिक है। एक एक सवाल हम लोग क्लास में बना चुके हैं, कुछ भी अलग नहीं आया है। तुम अगर सिर्फ मॉड्यूल ही ईमानदारी से बनाते हो, ठीक है, नोबडी कैन स्टॉप योर सिलेक्शन, यू विल बी अनस्टॉपेबल, मार्क माई वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सवाल नंबर 6 देखें। सवाल नंबर 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत आसान सवाल है, कैपेसिटेंस के फंडे यूज होना, बहुत आसान सवाल है। क्या बोल रहा है कि पीपीसी है, उनके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस इतना है, एरिया इतना, एनर्जी बताओ। इतना आसान सवाल है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होता है, हाफ CV²। पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। पीपीसी का कैपेसिटेंस कितना होता है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बड़ी। बस ये दो फॉर्मूला यहां पे चिपका दे, एनर्जी आ जाएगी। इसमें ऐसा क्या है जो हमने नहीं पढ़ा है? सब कुछ तो दोस्त क्लास में पढ़ा है, एनर्जी पढ़ी है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पढ़ा है, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले पढ़े, दैट्स इट। सब कुछ पढ़ा हुआ आया है दोस्त। सवाल नंबर 7 पढ़ें। इस टाइप का सवाल हम लोग एक टेस्ट पेपर में बनाए हैं। कौन सा सवाल बनाए हैं, कौन से पेपर में बनाए हैं, पूरा दिखा रहा हूं, हवा हवाई बातें नहीं। ये देखो, लास्ट ईयर जो वर्क पावर एनर्जी का तुम्हारा टेस्ट पेपर हुआ है, तुम लोगों के पास अभी भी पेपर बना होगा, उस पेपर जो तुमने पेपर दिया उसका क्वेश्चन नंबर 5 देख ले, डिट्टो सेम सवाल है, सिर्फ उसने डेटा चेंज किया, एग्जैक्ट सेम सवाल। एक बार पढ़, मैं तुम्हारे ग्रुप में डाल रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस, तुम्हारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं डाल रहा हूं ये क्वेश्चन, हम लोग पढ़ चुके हैं। होल्ड ऑन। तो ये जो सवाल है ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, टेंशन मत ले, ये भी दूसरा मोबाइल है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्ट सेम सवाल है, एग्जैक्ट सेम है, बहुत आसान सा सवाल है। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये सवाल हम लोग टेस्ट पेपर में बना चुके हैं दोस्त। इसलिए मैं तुम लोगों को बार बार बोलता हूं कि जितने भी टेस्ट पेपर हैं, सारे के सारे टेस्ट टाइम से दिया करो, अच्छे से दिया करो, डाउट जरूर पूछा करो। जो डिस्कशन वाली क्लास होती है, जो डाउट क्लास होती है, राइट, उसको जरूर अटेंड किया करें, ठीक है। तो उसमें सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी घुमाना था सवाल नंबर 7 में। सवाल नंबर 8 में आ जाए। सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 10 ये दोनों डायमेंशनल एनालिसिस के, मैं सबको बार बार चिल्लाता हूं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो दोस्त पूरा यूनिट है, फ्री के नंबर हैं, लूट लो, सुनते ही नहीं है बच्चे। 2 सवाल फ्री के नंबर आए हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस के बेसिक क्वेश्चंस आए हैं। ये हम लोग ऑलरेडी क्लास की वर्कशीट में कर चुके हैं, एज इट इज सवाल उसने छापे, मैं दिखा रहा हूं, हवा हवाई बातें नहीं, दिखा रहा हूं। मैथमेटिकल टूल्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, कौन कौन से सवाल आए हैं, एग्जैक्ट वो सवाल मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, कहां पे वो सवाल हम लोग बनाए हैं।
यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये क्लास की दोस्त वर्कशीट है, पेज नंबर है 49, घर पे बैठे हो खोल लो। इसका सवाल नंबर 3 पढ़, क्या बोलता है? वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स वर चोजन एज बेसिक क्वांटिटीज, फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास एंड एनर्जी। अब ये सवाल पढ़, 8 नंबर, क्या बिल्कुल वैसा ही सवाल देख। इफ फोर्स एंड एक्सेशन टाइम दे वर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। सेम सवाल है। अब बताओ, सेम सवाल हम लोग क्लास में बना चुके हैं, उसके बाद भी बच्चे चिल्ला रहे हैं कि साहब टफ है पेपर। आई मीन फ्री के नंबर है, लूट लो रे, लूट लो। इससे आसान पेपर क्या मिलेगा? लेकिन फंडा दोस्त यही है। मैं सबको बार बार बोलता हूं, आप हायर लेवल पढ़ें, एडवांस बैच में आएं, सारे डाउट क्लासेस अटेंड करें, अच्छे लेवल का पढ़ें, क्योंकि दोस्त पेपर आसान आएगा तो सारे बच्चे निकाल लेंगे भाई। आप भी निकाल रहे हो, वो भी निकाल रहे हो, अननेसेसरली मेरिट हाई जा रही है। लेकिन अगर पेपर खतरनाक आया, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो सिर्फ आप क्रैक कर पाओगे, बाकी सब निपट जाएंगे। अदरवाइज बाकी सबके साथ तुम भी निपट जाओगे। मैं बार बार सारे बच्चों को बोलता हूं, खतरनाक लेवल पढ़, एससी वर्मा बनाएं, डीसी पांडे बनाएं, एडवांस लेवल जरूर बनाएं। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, एक्स्ट्रा कुछ चीजें सीखने को मिल रही है, क्या दिक्कत है भाई? हमेशा ध्यान रखें, मैं सबको बच्चों को बोलता हूं कि ये दुनिया आपसे आपका सब कुछ छीन सकती है, लेकिन आपकी हिम्मत, आपकी नॉलेज ये कभी नहीं छीन सकती है। तो हमेशा नॉलेज के पीछे भागें, सक्सेस विल डेफिनेटली बी योर्स। ठीक है। इसी तरह से डायमेंशनल एनालिसिस का दोस्त सवाल नंबर 10 आया। ठीक है, 10th में मैं बिल्कुल दिखा रहा हूं तुम लोगों को, पूरे होमवर्क करके आया हूं, पूरी प्रिपरेशन करके आया हूं। ठीक है, तो मैं रियलाइज करा रहा हूं कि तुमसे क्या गलती हुई, तुम्हारे सीनियर से जो गलती हुई तुम्हें नहीं रिपीट करनी है। वहीं पे उसी पेज में यूनिट्स मेजरमेंट में पेज नंबर 49 सवाल नंबर 7 पढ़ ध्यान से, इसको पढ़ ध्यान से। क्या ये सवाल डिट्टो वही है जो सवाल तुम्हें सवाल नंबर 10th में पूछा है? आंसर मी। इफ E एंड G आर एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो E बाई G का डायमेंशन, आई मीन फ्री के नंबर हैं दोस्त, फ्री के नंबर हैं, लूट लो, नीट को लूट लो, NTA को लूट लो। 2 ही चॉइस है, या तो लूट लो या फिर लूट जाओ। चॉइस इज योर्स। लूटना नहीं है, लूट लेना है। पेपर की धज्जियां उड़ानी है, बैंड बजानी है। मैं सबको बोलता हूं, जब तुम पेपर बनाने जाओ तो पेपर बनाने मत जाओ, पेपर फोड़ने जाओ। तब तक पेपर बना जब तक पेपर बोलने ना लगे यार अब तो छोड़ दे भाई। ऐसा है, ये गानी है। सवाल नंबर 9, इधर देख। सवाल नंबर 9, अभी कैपेसिटेंस का टेस्ट लिया है, डिक्टो यही सवाल है, हवाई बातें नहीं। अभी दिखा रहा हूं, अभी कैपेसिटेंस का पेपर लिया था मैंने। कैपेसिटेंस के टेस्ट में एग्जैक्ट यही सवाल मैंने लिया है। कहां पे लिया है अभी दिखा रहा हूं तुम्हें, कहां पे लिया है। हवाई बात नहीं, एक सवाल, 99 नहीं बोल रहा हूं, 100% पेपर मॉड्यूल से आया है, 100% पेपर अभी दिखा रहा हूं। और सवाल नंबर 6 मैं सबको दिखा रहा हूं, कैपेसिटेंस का जो सर्किट वाला जो टेस्ट पेपर था, ये देख, एवरीवन सी दिस, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखें। मैं क्लास के बाद व्हाट्सअप करूंगा ये सारे, है ना, हो सकता है तुम लोगों को अच्छे से देखना रहे हो। मैं सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं व्हाट्सअप करूंगा तुम लोगों को। ये देखो, ये मेरे पास दूसरा मोबाइल एक्चुअली, ठीक है, मेरा नहीं है ना, राइट। ये देख क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्ट ऐसे ही सवाल है, शॉर्ट सर्किटिंग पर बेस्ड है, एग्जैक्ट वही सवाल, डिक्टो वही सवाल आया है। अब सोचो, सेम सवाल हम लोग वर्कशीट में बना चुके हैं, या टेस्ट में बना चुके हैं, या CDS में बना चुके हैं। अगर वो सवाल नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा, है ना। आपको अपने साथ दोस्त जस्टिस करना है, ठीक है, एंड इट्स वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स। ठीक है, ब्लेम करना दूसरों पे बहुत आसान है, लेकिन आप ईमानदारी से अपने दिल से पूछें, क्या आपने 2 साल रगड़ के मेहनत की है? क्या आपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो किया है? अगर किया है ठीक है, तो ही रिजल्ट आएगा, ऐसा है। तो रिजल्ट तो उन्हीं के आते हैं भाई। बाकी जो बच्चे एक्सक्यूज देने वाले हैं वो तो दिन रात एक्सक्यूज में लगे रहते हैं। अब ध्रुव को देखो, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है,
बेचारा 2 साल से ऑनलाइन पढ़ रहा है, बाकी बच्चे बहाने मार रहे हैं कि साहब ऑफलाइन है, ये है वो है। 100% मारा है मेंस में, अभी एडवांस में भी शानदार रैंक फोड़ने वाला है। मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग टू प्रोड्यूस द बेस्ट रैंक इन द हिस्ट्री सो फार, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो पढ़ने वाले बच्चे तो कहीं से भी निकालेंगे, और जिनको एक्सक्यूज ढूंढना है वो तो जिंदगी भर जीवन भर एक्सक्यूज बनाते रहेंगे कि साहब ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर का हो गया। ये दुनिया तुम्हारे एक्सक्यूजेस सुनने को नहीं बैठी दोस्त, उसको रिजल्ट चाहिए। सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत आसान सवाल है दोस्त, बहुत आसान सवाल है। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर डायपोल को आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स भी लगता है, टॉर्क भी लगता है। हम लोग कर चुके हैं। एडवांस में इस प्रोफाइल का एक सवाल भी बताया था तुम लोगों को, एडवांस में इस तरह का सवाल भी बताया। कहां बताया वो भी बता रहा हूं। ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मॉड्यूल पूरा, है ना, हवाई बातें नहीं। कहां पे देख 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 देख, सब कुछ किया है हमने, सब कुछ। इसलिए मैं बोलता हूं आप कुछ भी मत छोड़ें, आप कुछ भी मत छोड़ें। अगर आपको सेक्शन बी में हिट करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो दोस्त एडवांस लेवल जाना पड़ेगा, अदरवाइज निपट जाएगी कहानी। अभी मैं परसेंटेज वाइज डिटेल में डिस्कशन भी बताऊंगा कि सेक्शन ए में क्या था, सेक्शन बी में क्या प्रोसेस था, वो सब डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लें, है ना। पहले ध्यान से सुने। एडवांस की जो वर्कशीट है, एडवांस की जो वर्कशीट है उसका पेज नंबर 68 निकाल लें और क्वेश्चन नंबर 29 देख लें। पेज नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 29 ऑलरेडी हम लोग दोस्त डिस्कस कर चुके हैं। ये वैसा ही सवाल है। ये देखो, एक डायपोल है, डायपोल मोमेंट है, और ये एक लाइन चार्ज है जिसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका ट्रांसलेशन मोशन होगा कि रोटेशन होगा, डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो बच्चे एडवांस स्किप करेंगे तो सेक्शन बी भूल जाए। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस हैं, 10 × 4 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स सिर्फ एडवांस वाले बच्चे ही बना पाएंगे, सब निपट गए। ठीक है, ऐसा है। इसलिए मैं बार बार सबको बोलता हूं, आप एडवांस वाले बैच में आए, हायर लेवल की, आपके एग्जाम का जो लेवल है उससे हायर लेवल की प्रिपरेशन करें। अरे एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। ठीक है, नॉलेज को ग्रैब करो रे। ठीक है, एवरी टीचर हैज गॉट इनफाइनाइट पोटेंशियल. It depends upon the student how much you can extract from the teacher, and similarly every student has got infinite potential. अब वो डिपेंड करता है आप अपनी एनर्जी को, पोटेंशियल को किस डायरेक्शन में यूज करते हैं, ऐसा है। ठीक है, सवाल नंबर 12 स्क्रू गेज का बहुत इसेंशियल फंडामेंटल बेसिक सवाल है। आप देखें, स्क्रू गेज से रिलेटेड हम लोग यूनिट मेजरमेंट में कई सारे सवाल बनाए गए, और ये तो बहुत छोटा सा है, सिर्फ रीडिंग पर बेस सवाल है। रीडिंग बराबर n + n × LC। LC का फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। बहुत बेसिक एलिमेंट्री फंडामेंटल सवाल है। इस प्रोफाइल के कितने सारे सवाल हम लोग बना चुके हैं, मैं दिखा रहा हूं, हवाई बातें नहीं दोस्त। ये देखें, स्क्रू गेज में इतने भारी भारी सवाल हम लोग बनाए हैं, और ये तो बहुत हल्का सा सवाल है। इट जस्ट बेस्ड ऑन रीडिंग। हम लोग तो जीरो एरर जीरो करेक्शन वाले भी सवाल बनाए हैं, तो बहुत बेसिक सा सवाल पूछा गया है। सवाल नंबर 13 मोशन इन 1D का बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है, बेस्ड अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एन सेकंड। ये भी सवाल हम लोग क्लास में बनाए हैं, और दोस्त वर्कशीट में ही बनाए हैं, वर्कशीट में ही हम लोग बनाए हैं। कहां पे बनाए मैं दिखा रहा हूं। ये रहा मोशन इन 1D। ठीक है, अब देख, मोशन इन 1D में कहां पे ये सवाल हम लोग बनाए हैं, ये तुम्हारे क्लास का ही दोस्त सवाल है। कहां पे बनाए हैं पूरा दिखा रहा हूं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एन सेकेंड, पेज नंबर 19, सवाल नंबर 60। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एन सेकेंड टू दैट कवर्ड इन एन सेकेंड, nth और n सेकेंड। बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल आया है। सवाल पढ़ ध्यान से। इसमें सिर्फ रेशियो पूछ रहा है क्या, Sn और Sn+1। उसमें पूछ रहा था Sn, Sn-1। बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल है।
इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोग जो क्लास की वर्कशीट बनाते हैं, CDS बनाते हैं, प्रैक्टिस लैब बनाते हैं, चाहे बोर्ड्स लेवल का हो, JEE लेवल का हो, मेंस लेवल का हो, एडवांस लेवल का हो, नीट लेवल का हो, या जो टेस्ट पेपर हैं, ये अच्छे से बनाएं, इनमें एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। हर साल का ट्रेंड है, कई सारे सवाल एज इट इज या सिमिलर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, JEE मेंस हो या फिर एडवांस हो। विद प्रूफ दिखा रहा हूं, विद प्रूफ। सवाल नंबर 14 देखें, स्केप वेलोसिटी पर बेस्ड सवाल है और इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, क्लास की ही वर्कशीट में बनाए हैं दोस्त। कहां पे बनाए हैं दिखा रहा हूं। ग्रेविटेशन का मॉड्यूल निकालना है, ठीक है, ग्रेविटेशन का मॉड्यूल निकालना है। स्केप वेलोसिटी पेज नंबर 63, स्केप वेलोसिटी पेज नंबर 63 एंड क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के सुनाता हूं क्या सवाल है। अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सरफेस, ठीक है, विद वेलोसिटी इतना इतना इतना, बिल्कुल सिमिलर सवाल है, पढ़ ध्यान से। क्या है? स्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इतना, स्केप वेलोसिटी अनदर प्लैनेट के सरफेस से कितना होगा, जिसका मास में रिलेशन है, डेंसिटी में रिलेशन है, या रेडियस में रिलेशन है। तो यू जस्ट हैव टू यूज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्केप वेलोसिटी √2gm/r। एक बार अर्थ के लिए घुमा दे, दूसरी बार प्लैनेट के लिए घुमा दे, दोनों के मास में रिलेशन के बिना, दोनों के रेडियस में रिलेशन के बिना, दोनों को उड़ा दे। तो ऐसे कई सारे सवाल दोस्त हम लोग बना चुके हैं। एक और स्केप वेलोसिटी के सवाल आया, उसको भी रिलेट करके बता रहा हूं, वो भी हम लोग कर चुके हैं। रुक जा सवाल नंबर 24 देखें, सवाल नंबर 24 बिल्कुल सेम सवाल हम लोग क्लास की वर्कशीट में बनाए हैं। सवाल नंबर 24 देखें, पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v बराबर k इंटू वी। बस इसमें k इंटू वी दिया हुआ है। हम लोग जो सवाल बनाए थे, पेज नंबर 63 में आ जाएं, और सवाल नंबर 3 हम लोग जो सवाल बनाए थे उसमें पार्टिकल को फेंक रहा है विद वेलोसिटी हाफ ऑफ स्केप वेलोसिटी, तो ve/2 है, उसमें 1/2 की जगह k डाल दिया। बिल्कुल सेम सवाल है, पूछ रहा बता कितनी मैक्सिमम हाइट। यू जस्ट हैव टू यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक बार इनिशियली, दूसरी बार फाइनली, दैट्स इट। बनाए हुए सवाल हैं दोस्त। अब बने बनाए सवाल, क्लास में जो बनाए हुए सवाल हैं वो भी नहीं बनेंगे तो फिर कैसे होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, SHM का बहुत आसान सवाल है, क्लास में बनाया हुआ दो सवाल है, दिखा रहा हूं कहां पे बनाया, हवाई बातें नहीं, हीट एंड थर्मो एंड SHM, ठीक है। वर्कशीट का ही सवाल है, स्प्रिंग मास सिस्टम का बहुत एलिमेंट्री फंडामेंटल बेसिक सवाल है। कहां पे बनाया बताता हूं। सब लोग पेज नंबर 16 में आ जाएं, पेज नंबर 16 और सवाल नंबर 2 मैं पढ़ के सुना रहा हूं, और फिर से पढ़, क्या ये सवाल और ये तुम्हारा सवाल जो नीट वाला सवाल है क्या सेम है? पढ़ के सुना रहा हूं। स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय दिस व्हेन अ मास इज सस्पेंडेड। इसमें मास सस्पेंड करा रहा है, उसकी जगह इसने फोर्स दिया हुआ है, बाकी अप्रोच वही है। मास को जैसे ही सस्पेंड कराएगा, mg लगेगा, k डेल्टा एल से बैलेंस करा दे, वहां से k निकल आएगा। फिर दूसरा मास सस्पेंड करा रहा, बता टाइम पीरियड गया है, 2π√m/k चिपका दे, k निकाल के यहां पे चिपका दे। बिल्कुल सेम सवाल है दोस्त, बिल्कुल सेम सवाल है। इतने से स्ट्रेच हो रहा है बाय अप्लाइंग दिस फोर्स, तो f की वैल्यू k डेल्टा एल से उड़ा दे, यहां से k निकल आएगा, k आ गया, उसके बाद 2π√m/k चिपका दे, टाइम पीरियड निकल आएगा। बिल्कुल सेम सवाल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग ना किए हों, सब कुछ कर चुके हैं दोस्त। उसी तरह से सवाल नंबर 16 देखें। सवाल नंबर 16 बहुत एलिमेंट्री सवाल है जो विस्कस फोर्स पर बेस्ड है, हम लोग इसी सेशन में पढ़े हैं फ्लूइड्स एंड इलास्टिसिटी में। सिर्फ विस्कस फोर्स का बेसिक फॉर्मूला घुमाना है, F बराबर 6π/v। बेसिक सवाल है, सब क्लास में हम लोग कर चुके हैं। रे सवाल नंबर 17 बेसिक वर्क पावर एनर्जी का बेसिक सवाल है, बहुत एलिमेंट्री सवाल है, राइट। पावर का बेसिक फॉर्मूला घुमाना है W/T, W को घुमा देना है mgh, बेसिक सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग बना चुके हैं क्लास में। सवाल नंबर 18 बहुत बेसिक फंडामेंटल करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सवाल है कि साहब सीरीज में
पैरेलल में आर इफेक्टो गिवन है, बता सीरीज में कितना होगा। बेसिक सवाल है, सीरीज में घुमा दे R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में घुमा दे 1/RS 1/R1 1/R2 प्लस 1/3। ऐसे ये तो बहुत बेसिक सवाल है। हम लोग तो कितने हायर लेवल के सवाल जो है क्लास में बना चुके हैं, बहुत एलिमेंट्री सवाल है, बहुत सारे सवाल ऐसे हम बना चुके हैं। सवाल नंबर 19 देखो, हीट एंड थर्मो का बेसिक सवाल है, सिर्फ बेसिक्स पूछ रहा है। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS बराबर √3RT/m। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं हीट एंड थर्मो में, सब पढ़ाया आया है दोस्त। प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो RT/m, 1/3 रो VRMS स्क्वायर, 1/3 रो VRMS स्क्वायर, बना चुके हैं सब। एवरेज ट्रांसलेशन का एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं हम लोग, 3/2 kT। एक मॉलिक्यूल की होती 3/2 kT, एक मोल की होती 3/2 R2, सब पढ़ चुके हैं दोस्त। टोटल इंटरनल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है NF/RT/2। और यहाँ पे डायटोमिक है, डायटोमिक के लिए और कुछ गिवन नहीं है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कितना रखेंगे, यहाँ पे टोटल का एनर्जी, तो टोटल एनर्जी के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम रख दें 3, 5 एंड 6। मोनोटोमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5, पॉलीटोमिक के लिए 6, सब पता है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 1 रख दे, ऐसा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आए हैं, कुछ नहीं है पेपर में। इनको बोलते ना फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर है, लूट ले। ऐसे ही सवाल नंबर 20 में आ जाएं। सवाल नंबर 20 में क्या है, एक रिंग है, उसका कुछ पोर्शन हटा दे रहा है। अब बता रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। ये हम लोग एडवांस लेवल में इस प्रोफाइल के बहुत सारे सवाल बना चुके हैं, दिखाऊं तुम लोगों को। इसलिए बोलता हूं दोस्त, एडवांस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेक्शन ए मान लो बना भी लोगे, सेक्शन बी में लटक जाओगे। 10 सवाल बनाने अच्छे लेवल के हैं, डिफिकल्टी लेवल अच्छा है। 40 नंबर, 10 × 4 40 मार्क्स, कैसे बैलेंस करोगे, सवाल ही नहीं है। आप बेसिक फॉर्मूला रट्टा मार के जा रहे हो, निपट जाओगे दोस्त, है ना। पेपर अच्छा आने लगा है। आप ये मत समझें कि सिर्फ एडवांस का पेपर अच्छा आता है, नहीं, नीट का भी पेपर कई बार अच्छा आता है। और अगर अच्छा लेवल पढ़ के जाओगे तभी क्रैक कर पाओगे, बेसिक पढ़ के जाओगे सब निपट गए बच्चे, ऐसा है। ये देख, कराया हुआ सवाल है, रोटेशन, पेज नंबर 42, सवाल नंबर 3। डिस्क है, उसमें से कुछ पार्ट निकाल दिया गया है। निकालने के बाद अब बता रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस प्रोफाइल के बहुत सारे सवाल क्लास में बना चुके हैं, ये तो बहुत बेसिक सवाल है। सवाल नंबर 21, ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्टाइल दोनों के फंडे लगेंगे। कार जा रहा है तो कार के साथ साथ बॉल भी जा रहा है, ड्रॉप करेगा तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल। अब वो प्रोजेक्टाइल में जाएगा, प्रोजेक्टाइल में जनरल टाइम पे वेलोसिटी हम लोग सब पढ़ चुके हैं, √, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो जाएगा √U² + G² T²। ये कहानी है। तो बॉल के पास 2 वेलोसिटी आ जाएंगी, एक तो ग्रेविटी की वजह से आ जाएगी, दूसरी वो वेलोसिटी जो कि कार की वेलोसिटी। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग लेवल 2 में बनाए हैं। तो आप एडवांस लेवल दोस्त स्किप नहीं कर सकते, उसको बनाना है। जब एडवांस लेवल के फंडे क्लियर होंगे तब तो ऐसे सवाल बनेंगे, अदरवाइज सेक्शन 1 बना के बैठ जाओगे, सेक्शन 2 में क्या होगा, सेक्शन बी में क्या होगा, ऐसा है। तो एडवांस लेवल पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्त। सवाल नंबर 22, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर बेस, बहुत आसान सा सवाल है। इस प्रोफाइल के हम लोग कई सारे सवाल क्लास में बनाए, मैं दिखा रहा हूं, हवाई बातें नहीं, दिखा रहा हूं कहां पे बनाए हैं। ये देखो, रोटेशन, पेज नंबर 17। मैं सबको बोलता रहा कि रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें अच्छे से मेहनत करें। कई सारे सवाल आए हैं रोटेशन के, है ना। देखो, ये देखो सवाल, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, सवाल नंबर 1 पढ़ ले, एग्जैक्ट वही सवाल आया है। एक रॉड है, उसको 2 नाइफ एजेस पे रखा है, सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, बता क्या होगा। सिर्फ टॉर्क बैलेंस कराना है, एक लाइन का सवाल है। और ये हम लोग क्लास में बना चुके हैं दोस्तों, बना चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। सवाल नंबर 23 में आ जाएं। करंट का बहुत बेसिक सवाल है। सोच, करंट जैसा टॉपिक 3 सवाल आए हैं नीट में, तीनों निहायत ही आसान। क्या इस प्रोफाइल के हम लोग बहुत सारे सवाल बना चुके हैं। सिर्फ क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट रेशियो ऑफ I3 एंड I1। सिर्फ 2 फंडे घुमाना है, एक तो KVL घुमाना है, ठीक है, और दूसरा KCL घुमाना है। बेसिक कंसेप्ट है, KCL घुमा दे, और दूसरा ये दोनों रेजिस्टेंस R2 और R3 पैरेलल में है, तो है ना, I2 R2 बराबर I3 R3, दैट्स इट। तो रेशियो आ जाएगा I3 एंड I1 का, खत्म कहानी। बेसिक सवाल है करंट का, ऐसे बहुत सारे हम लोग क्लास में बना चुके हैं सवाल।
24 बता ही दिया है, एस्केप वेलोसिटी क्लास में किया हुआ सवाल है, हमारे वर्कशीट का सवाल है। सवाल नंबर 25 कैपेसिटेंस का सवाल है, वर्कशीट का सवाल है, मैं दिखा रहा हूं, हमने क्लास में बनाया है। ये देखो कैपेसिटेंस की वर्कशीट लेके आया हूं तुम्हारे सामने दिखाने के लिए, और कैपेसिटेंस की वर्कशीट का पहले ही पेज का सवाल नंबर 4 पढ़ ले। मैं पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुन। 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस इतना और चार्ज इतना, दे फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, फाइंड आउट कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। अब अपना नीट का पेपर पढ़ें, क्या सवाल था? 27 ड्रॉप्स, सेम डेटा, I mean, can you believe it? Same data, 27 drops, same charge, और charge to potential इतना, they combine to form bigger drop, calculate potential, same ditto सवाल जो हमने वर्कशीट में बनाया। अब ये भी नहीं बनेगा तो दोस्त क्या होगा? क्लास में किया हुआ एज इट इज सवाल आया। सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 26, बॉल को ड्रॉप कर रहा है, बता इंपल्स कितना हुआ। तो बॉल h हाइट से ड्रॉप करेगा, कितनी वेलोसिटी होगी? √2gh, जिससे हिट कर रही है उसी से रिबाउंड कर रही है, क्योंकि सेम हाइट तक है ना पहुंच रही है। अगर जितना हाइट से ड्रॉप किया उतना ही हाइट पे पहुंचना है, तो क्या पक्की बात है कोलिजन इलास्टिक होनी चाहिए। तो क्या इलास्टिक कोलिजन में रिबाउंडिंग वेलोसिटी इट इज सेम एज हिटिंग वेलोसिटी। तो इंपल्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एमवी, इनिशियल माइनस एमवी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एमवी प्लस एमवी 2mv, और वी की वैल्यू √2gh चिपका दे। ओरली सवाल हो गया। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग बना चुके हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के चैप्टर में, किया हुआ सवाल है। सवाल नंबर 27 वेक्टर्स का बेसिक सवाल है, बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक उसने फोर्स डिफाइन करा दिया Q इंटू वी क्रॉस बी, Q की वैल्यू दे रखी, फोर्स की वैल्यू दे रखी, B की वैल्यू दे रखी। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू और V क्रॉस बी आप निकालें, दोनों को इक्वेट करा दें। डिटरमिनेंट मेथड हम लोग पढ़े हैं वेक्टर्स में, V क्रॉस बी, हाउ टू डिटरमिन क्रॉस प्रोडक्ट। V में I J K के ऑप्शन सकते हैं, B में है ना I J K के ऑप्शन सकते हैं। डिटरमिनेंट को खोल दें, दोनों साइड I के J के K के ऑप्शन इक्वेट करा दें, B कितना है, B नॉट कितना निकल आएगा। बेसिक सवाल है वेक्टर्स का, बहुत सारे सवाल ऐसे हम लोग बनाए हैं, लेवल 1 में भी बनाए, लेवल 2 में भी बनाए हैं। आखिरी सवाल नंबर 28, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, सेक्शन बी का सवाल है। बताया ना, सेक्शन बी दोस्त आपसे तभी बनेगा जब आप एडवांस की बैच में आएंगे, हायर लेवल पढ़ेंगे। ये मिक्स क्वेश्चन है ऑफ सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, बढ़िया सवाल है। पार्टिकल गोलू मोलू घूम रहा है, तो उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, वहां से वेलोसिटी निकाल ले, t बराबर 2πr/v, v आ गया। फिर उसी v से पार्टिकल को फेंका है, उसने मैक्सिमाइट दे रखा है कितना 4r, मैक्सिमाइट का फॉर्मूला चिपका दे, u² sin² θ/2g। मैक्सिमाइट पता है, v की वैल्यू चिपका दे, तो यहां से थीटा कितना निकल आएगा। बेसिक सवाल ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग क्लास में ऑलरेडी बना चुके हैं। हाँ, तो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप तुम लोगों के नीट 2021 से रिलेटेड जो भी डाउट्स हुए हैं वो सारे के सारे अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर किसी के कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपने अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा सारे के सारे डाउट्स को रिस्पॉन्ड करने की, राइट। और फाइनल जो आउटकम है, इतना लंबा चौड़ा है ना डिटेल डिस्कशन का, जो फाइनल रिजल्ट आया है वो ये आया है कि आप पढ़ाई करें तो बहुत मेहनत से करें, ट्रेमेंडस हार्डवर्क लगा दें, जी जान लगा दें, दिन रात एक कर दें, मेहनत से पढ़ें, एक एक मोटिव के साथ पढ़ें, बर्निंग पैशन होना चाहिए, जुट जाएं, भिड़ जाएं, है ना, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।